हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डिक साइकिल के बारे में, या फिर जिसे हम हिंदी में हृदय चक्र कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारे हृदय द्वारा यानी कि हमारे दिल के थ्रू जो ब्लड पंप होता है वो किस तरीके से बॉडी से हार्ट की तरफ लाया जाता है और कैसे हार्ट के थ्रू बॉडी में ले जाया जाता है, ये हमारी कार्डिक साइकिल होती है। ये हमारा पीजीटी होम साइंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक है जो कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसकी हम ये पार्ट 6 वीडियो पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ब्लड पढ़ रहे हैं और ब्लड में आपका जो ब्लड है वो मेनली पंप कहाँ से होता है, वो हार्ट से होता है, हृदय से होता है। तो उसी के अंतर्गत हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं फटाफट से कि ये हृदय चक्र होता क्या है और इसके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी हम लास्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और पूरा देखें जिससे कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में, यानी कि हृदय चक्र ये क्या होता है। जब भी हमारे बॉडी में हार्ट बीट हमें फील होती है तो उसके फलस्वरूप हृदय में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को क्रम हृदय या फिर कार्डिक चक्र कहते हैं। यानी कि एक सीक्वेंस में जब हमारी हृदय में जब प्रोसेस होती है तो उसके थ्रू हमें क्या सुनाई देती है, धक धक की आवाज सुनाई देती है, जिसे हम इंग्लिश में लब डब कहते हैं। तो इसके कारण हमारी बॉडी से जो ब्लड है वो पंप होता है हमारे थ्रू आउट द बॉडी, हमारे हार्ट के थ्रू। तो ये हमारे कार्डिक साइकिल कहलाता है। आलिंदों के संकुचन को एट्रियल सिस्टोल या फिर आलिंद संकुचन कहते हैं। संकुचन और सिस्टोल एक ही टर्म है, हिंदी में हम संकुचन कह रहे हैं यानी कि सिकुड़ना, और इंग्लिश में हम इसे सिस्टोल कहते हैं। इसका भी मतलब होता है नैरो होना या फिर सिकुड़ जाना। तथा प्रसारण को आलिंद शिथिलन यानी कि एरिटल डायस्टोल कहते हैं। तो आपको यहाँ दो टर्म याद रखने हैं क्योंकि पूरी ही आगे की पूरी प्रोसेस में आपको ये टर्म काफी सुनने को मिलेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल, एरिटल सिस्टोल एंड एरिटल डायस्टोल। इस प्रकार निलय के संकुचन एवं प्रसारण को क्रमशः निलय संकुचन यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और निलय शिथिलन को हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। जब ये आर्टरी में हो रहा है तो आर्टरी से रिलेटेड सिस्टोल और डायस्टोल हो जाएगा। जब ये आपकी वेन्स में हो रहा है तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल इसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए सिस्टोल और जो डायस्टोल और सिस्टोल है उसमें जो हृदय की संरचना है वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित होती है। यानी कि जब हमारी बॉडी से यानी हमारे लंग्स से जब हमारी बॉडी में आपके ब्लड आता है आपके हार्ट में, तो हमारा हृदय जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है और जब उसी को पंप करके बाहर निकाला जाता है तो ये हमारी सिस्टोल की यानी कि शिथिलन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि आपके ये जो पार्ट है वो सिकुड़ जाता है या फिर ये सिस्टोल हो जाता है। इसी प्रोसेस के बारे में हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। हृदय चक्र का समय हृदय के स्पंदन दर के उल्टे अनुपात में होता है। मतलब जो हमारी हार्ट बीट का जो टाइम है वो जो हृदय चक्र का जो समय है, मतलब जो पूरे साइकिल है जिसमें ब्लड को पंप किया जाता है, उसका समय हृदय के स्पंदन यानी कि हार्ट बीट के दर के उल्टे अनुपात में होता है। आलिंद संकुचन प्रावस्था से ठीक पहले आलिंद निलय शिथिलन अवस्था में होती है। यानी कि संकुचन से पहले वो क्या होता है, क्योंकि जब वो संकुचित तभी होगा, सिस्टोल तभी होगा जब उसके अंदर ब्लड होगा ऑलरेडी। तो संकुचन से पहले आपकी शिथिलन की अवस्था होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब तक आपके पास ग्लास में पानी नहीं होगा तो आप उस पानी को पिएंगे कैसे या फिर उसको फैलाएंगे कैसे। इन द सेम वे संकुचन तभी होगा जब शिथिलन की अवस्था होगी, यानी कि जब आपके ग्लास में पानी होगा तभी आप उसको फैलाकर उसे खाली कर सकते हैं। तो ये आपका इन्होंने इस बात को थोड़ा सा टिपिकल हिंदी में कहा है कि जब आलिंद संकुचन अवस्था से ठीक पहले आलिंद व निलय शिथिलन की अवस्था में होता है। इस अवस्था में चापों के कपाट तो बंद रहते हैं। मतलब जो हमारे हृदय में जो ये कपाट लगे हुए होते हैं, ये जो कपाट होते हैं ये इस टाइम पर बंद रहते हैं।
किंतु आलिंद व निलय के कपाट खुले रहते हैं। जो आलिंद और निलय हैं इनके कपाट आपके खुले हुए रहते हैं। ये सारी चीजें आप हिंदी में अभी देख लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और पॉइंट के थ्रू भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हैं वो भी आपको बता दूंगी। मुझे बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, जो लगा है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप उसको देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको थ्योरेटिकली लिखने को नहीं आएगा, बल्कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाएंगे। जिनको भी ये सब पढ़ना है वो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने सेल्फ नोट्स में ये लिख सकते हैं अगर उन्हें पूरा प्रोसेस नहीं पता है तो। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जब आपकी बॉडी में से ब्लड को आलिंद और निलय के कपाट कैसे खुलते हैं, बंद होते हैं, कैसे बॉडी में आगे ब्लड को प्रोसीड किया जाता है, ये सब हृदय चक्र के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं। देखिए बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं आपके कार्डिक साइकिल की, जिसमें आप पहले देखेंगे कि ये आपका आर्टरियम है लेफ्ट, ये राइट आर्टरियम है आपका, ये लेफ्ट आपका वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ये आपके 4 पार्ट्स हैं आपके हार्ट में जो आपके ब्लड पंप के थ्रू आपको हेल्प करते हैं। ये क्या है, ये आपके जो ब्लड है जो लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी में आ रहा है वो यहाँ पर पास हो रहा है और आपके जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं वो फिल हो रहे हैं, यानी कि उसमें रक्त प्रवेश कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये इसमें प्रवेश कर जाता है तो ये आर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज होती है। आर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन की ये स्टेज होती है जब इसमें ब्लड पूरी तरीके से आ जाता है और ये भर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल जो आपका आर्टिकल ये एवी है, ये वॉल्व खुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब जब ब्लड पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाता है तो वॉल्व ऊपर से बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी सिस्टोल की प्रोसेस होती है, क्योंकि डायस्टोल में आपकी सिस्टोल की प्रोसेस होती है, क्योंकि जो हार्ट है वो डायस्टोल की स्टेज में आ चुका है। फिर उसके बाद आपके जो वॉल्व्स होते हैं वो वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है वो इजेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से जो ब्लड है वो बॉडी जो आपका हार्ट है उससे बाहर निकल जाता है। तो ये जो आपकी पूरी प्रोसेस होती है वो कार्डिक साइकिल की होती है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि आपके जो चारों चापों की जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। आपको ये याद रखना है कि आलिंद संकुचन यानी कि सिस्टोल से पहले डायस्टोल की प्रोसेस रहती है और ये उल्टे अनुपात में होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं और ये चारों ही आपको टर्म्स याद रखने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका रुधिर परिसंचरण का मार्ग होता है, मतलब किस तरीके से कहाँ से होते हुए ब्लड आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है। मनुष्य के शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग होते हैं, मतलब 2 तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है, जो कि एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। शुद्ध और अशुद्ध में क्या डिफरेंस है, शुद्ध वो है जिसमें आपके ऑक्सीजन साथ में मिली हुई होती है ब्लड में, जो कि हार्ट से बॉडी के चारों तरफ जा रहा होता है, और अशुद्ध रक्त वो होता है, रुधिर वो होता है जो कि लंग्स से हमारी बॉडी की तरफ आ रहा होता है वापस से ऑक्सीजन को ग्रैब करने के लिए। और जब ये ब्लड इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा होता है तो उस टाइम पर ये ब्लड एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि अग्र और पश्च महाशिराओं द्वारा संपूर्ण शरीर में जो लाया हुआ अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद में आता है। जो आपका अशुद्ध रक्त है वो दाहिने आलिंद में आता है। संकुचन से ये हृदय निलय में और फिर वहां से पल्मोनरी महाधमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। जो फेफड़ों में रुधिर है उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजनित या फिर शुद्ध रुधिर अब पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद के संकुचन से शुद्ध के द्वारा से जो आपका ब्लड है वो शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में चला जाता है। पूरा जो संचरण की प्रोसेस होती है, रुधिर 2 बार हृदय में आता है इस पूरे प्रोसेस में। एक बार अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने भाग में आता है और दूसरी बार में जो शुद्ध रुधिर है वो हृदय के बाएं भाग में आकर संपूर्ण शरीर में फिर उसके बाद ये पंप हो जाता है। याद रखेंगे कि आप 2 बार ये हृदय में आता है जो ब्लड है आपका। फिर उसके बाद यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इसकी पंपिंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये पंप होता
होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी में ये जाकर ट्रांसफर होता है। देखिए स्टेज बाय स्टेज हो रहा है। पहले आपको डायस्टोल और सिस्टोल का बता दिया मीनिंग, फिर उसके बाद आपको बताया कि किस तरीके से आपकी बॉडी में फ्लोट होता है, उसका पंपिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हृदय की जो कार्डिक पेशियां होती हैं, आपको याद रखना है कि हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, कार्डिक पेशियां पाई जाती हैं, कार्डिक मसल्स होती हैं। बहुत ईजी है याद रखना। देखिए जो आपका हार्ट अटैक होता है उसे हम आपका कार्डिक अटैक कहते हैं, जो हृदय है उसको कार्डिक कहते हैं, और जो आपकी अगर कार्डिक कहते हैं तो उसके अंदर जो मसल्स पाई जाती है उन्हें भी कार्डिक मसल्स कहेंगे। तो आपके जो हृदय है उसमें कार्डिक मसल्स होती हैं। ये आपकी हार्ट बीट यानी कि स्पंदनलय संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। ये जो आपकी कार्डिक मसल्स हैं, यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस हो रही होती है ब्लड को पंप करने की, उसको डायस्टोल और सिस्टोल की प्रोसेस में, इसमें एक हार्ट बीट होती है जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो रही होती है। इसके फलस्वरूप हृदय के विभिन्न धमनियों में जो ब्लड है वो पंप होता है। प्रत्येक जो हार्ट बीट होती है उसमें कार्डिक पेशियां एक बार संकुचित और दूसरी बार डायस्टोल यानी कि शिथिलन होता है उसमें। जब ये हार्ट बीट हो रही होती है तो इसमें दो स्टेज होती हैं, एक तो आपकी सिस्टोल की और एक होती है डायस्टोल की। हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट स्वतः चलित प्रक्रिया होती है। इस पर हम बाहर से आपकी किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं डाल सकते, ना ही इमोशनली ना फिजिकली, किसी भी तरीके से आपकी हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतक के समूह में प्रारंभ होती है, जिसे साइनोएंड्रियल नोड कहते हैं, यानी कि SA नोड्स कहते हैं, साइनोएंड्रियल नोड्स कहते हैं, जहां से जो आपकी हार्ट बीट की प्रोसेस है वो शुरू होती है। तो ये टर्म आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपके हार्ट बीट की जो हार्ट बीट है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो आपको साइनोएंड्रियल नोड से स्टार्ट होती है, या फिर इसे शिरा आलिंद नोड भी कहते हैं। देखिए कभी कभी ऑल्टरनेटिव नेम भी आ जाता है फॉर कंफ्यूजन, ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट हर एक टर्म को याद नहीं करता है। वो एक टर्म याद कर लेते, सोचते हैं कि बाद में मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देख लेंगे, पर आप दोनों टर्म को समझ के चलिए। ये या तो शिरा आलिंद नोड या फिर इसे साइनोएंड्रियल नोड कहते हैं, जहां पर आपके जो ब्लड है वो पंप होना शुरू होता है। फिर जो आपकी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जो है वो एक लयबद्ध रूप में होती है, मतलब एक रिदमिक फॉर्म में होती है, जिसमें एक ध्वनि निकलती है, एक साउंड निकलता है। ये जो आपका साउंड होता है ये निलय प्रकुंचन के प्रारंभ होते ही आलिंद निलय वॉल्व यानी कि AV वॉल्व जो है वो बंद होने वाली ध्वनि, जिसे हम लब कहते हैं, और प्रथम ध्वनि जो लंबे समय यानी कि 0.16 से लेकर 0.90 सेकंड तक रहती है। जो लब की आपकी जो फर्स्ट साउंड होती है, सबसे पहले जब आपका आलिंद निलय वॉल्व बंद होता है तब आपके हार्ट से एक साउंड आता है लब, जो कि आपका जो लब साउंड है वो आपका 0.16 से लेकर 0.90 सेकंड तक रहता है। देखिए ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, जिससे कि आप एक भी क्वेश्चन को वहां पर छोड़ कर ना आए। और ये जब आपकी लब की साउंड होती है वो आपकी ऊंची होती है, और जब निलय संकुचन के अंत में अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, तब आपकी डब की दूसरी साउंड आपके हार्ट से सुनाई देती है। ये अपेक्षाकृत कम समय के लिए होती है, इसका टाइम होता है 0.1 सेकंड के लिए रहती है ये केवल, और दोनों जो ध्वनि है फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में एक अंतराल होता है। इस प्रकार द्वितीयक ध्वनि तथा अगले हृदय चक्र के प्रथम ध्वनि के मध्य में एक अंतराल रहता है, मतलब एक गैप रहता है। यह अंतराल एक चक्र के प्रथम व द्वितीय ध्वनि के मध्य अंतराल से 2 गुना होता है। बच्चों में ये जो आपकी हार्ट बीट की प्रोसेस है वो अधिक होती है, ज्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ये कम होने लगती है और वृद्धावस्था में घट जाती है। बाल्यावस्था और शैशवावस्था में ये तीव्र गति में आपका हार्ट बीट करता है। इसका आपका टाइम है पर मिनट 150 टाइम्स ये आपका हार्ट बीट करता है। जब वयस्क होते हैं तो धड़कन प्रति मिनट 72 बार हो जाती है। फीवर की स्टेज में आपका जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और प्रत्येक 1 डिग्री ताप पर नाड़ी के 10 स्पंदन बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। आपका 72 टाइम्स धड़कता है एक वयस्क का, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने होंगे, जिससे कि आप एक भी क्वेश्चन को लूज ना करें वहां पर और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर की बात। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड को सिस्टोल करके बॉडी हार्ट से बॉडी की तरफ मूव कराया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है, जो प्रेशर बनता है रक्त में, तो वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। निलय प्रंकुचन के समय जब बायां निलय रक्त की एओटी में बलपूर्वक प्रभावित करता है तो रक्त दाब सर्वाधिक होता है और सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है ये। जब डायस्टोल के समय रक्त दाब घट जाता है तो इस समय में पाए जाने वाले जो निम्न दाब को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें प्रकुंचन दाब सामान्यतः 110 से लेकर 130 मिलीमीटर पारे के बीच में तथा अनुशीतलन दाब 70 से लेकर 80 मिलीमीटर पारे के बीच में होता है। यानी कि अगर हम बात करें एवरेज 120 बाय आपका 80 आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली रहता है। ये आपको याद रखना है। मिलीमीटर इसका ये यूनिट है जो आपको याद रखना है। रक्त का दाब बढ़ने पर क्या होता है, जब मतलब आपका जब आपके ब्लड पर प्रेशर ज्यादा होने लगता है तो वो हमारा हाइपरटेंशन की स्टेज आ जाती है, जो हाइस्टोलिक 95 या उससे ज्यादा हो सकती है। और जब ये घट जाता है ब्लड का प्रेशर तो इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, इतना हाइपर मत हो, इतना मतलब गुस्सा मत करो, तो वो आपका हाइपरटेंशन जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाइपोटेंशन जब आपका रक्त का दाब यानी कि अल्प दाब आपकी बॉडी में ये स्थिति आ जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। जो आपकी डिस्कवरी है सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की ही डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें ये याद रखना है। हु डिस्कवर्ड? विलियम हार्वे। जो बायोलॉजी है उसमें एक बायोलॉजी का जो टर्म है हार्ट, दैट इज कार्डिक। मतलब आपको याद रखना है कि जो कार्डिक टर्म होता है वो हृदय के लिए बायोलॉजी में यूज किया जाता है। इसका इट रिमेन्स सेफ इन पेरियोडिकल मेम्ब्रेन। जो आपका हृदय होता है वो पेरियोडिकल मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित रहता है। तो आपसे ये टर्म पूछा जा सकता है कि हृदय को सुरक्षित करने वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है। जो आपका हार्ट है उसका अप्रोक्सीमेटली जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है मेल में, और फीमेल में होता है 250 ग्राम्स फीमेल्स में होता है। तो इसका वेट भी डिफर करता है फॉर जेंडर वाइज। और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ये हमें पता है। एक साइकिल में जो हार्ट ब्लड पंप करता है वो 70 ml ब्लड पंप किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड एक साइकिल का जो ब्लड पंप होता है उसमें कितना ml ब्लड होता है, तो आप बताएंगे 70 ml इसमें ब्लड होता है। नॉर्मल हार्ट बीट आपकी 70 बीट्स पर मिनट होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट आर्टिकुलम एंड राइट वेंट्रिकल होती है। जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो आपके राइट आर्टिकुलम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट आर्टिकुलम और राइट आपका वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इसमें पाया जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। वेन्स क्या काम करती हैं? ये सारा इम्प्योर ब्लड आपके बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे। पल्मोनरी वेन क्या करती हैं? सिर्फ पल्मोनरी जो वेन है वो प्योर ब्लड आपका कैरी करती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? ये प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। तो आपको ये आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी आपको ये दोनों याद रहेंगे। द आर्टरी कैरीज ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कैरोनरी
आर्टरीज, जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज, जो आपकी मसल्स आपके हृदय तक ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं, वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो हृदय के आसपास काम करती हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 to 80 mmHg होता है। mmHg आपको याद रखना है, ये इसकी यूनिट है। अब हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू क्लियरली कि कौन सा पार्ट कौन सा होता है और ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। देखिए, ये तो है आपके सबसे पहले आपकी सुपीरियर, जो आपकी मेन जो होती है वो आपकी ये एक तरीके से केव है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्लियर नाम बता दूंगी। ये आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ये यहाँ से आपका ब्लड जो है वो बाहर को निकलता है। ये राइट आपका आर्टिकुलम है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये वॉल्व है आपका, ये पल्मोनरी वॉल्व है। यहाँ पर आपका ये ट्राइक्यूपिड जो आपका जो यहाँ पर आपका ये जो वॉल्व आता है वो ट्राइक्यूपिड वॉल्व है। राइट वेंट्रिकल है ये आपका, ये वाला पोर्शन, ये है आपका इंफीरियर वेना केव। ये जो ये इंफीरियर वेना केव है, ये सुपीरियर वेना केव होती है। यहाँ पर मैंने यह क्लियर कर दिया है आपको। फिर उसके बाद आता है आपका ये है आपका एरेट्रा। उसके बाद है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर आपका होता है लेफ्ट आर्टियम। उसके बाद है मिट्रल वॉल्व होती है ये एरेट्रो वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से जो आपका हार्ट है, इसमें पर्टिकुलरली ये सारे ही जो पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं, और ये बॉडी में डिफरेंट जो आपके ब्लड को कैरी करने का, उसको पंप करने का काम करते हैं। बेसिकली हमारी जो हार्ट की शेप होती है, डायग्राम होता है, उसमें 4 आपके वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और मिट्रल वॉल्व और एटिकल वॉल्व। तो ये 4 हमारे वॉल्व होते हैं। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है? ये राइट साइड से आता है, और राइट साइड में जो आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना केवा है, और आपका इंफीरियर वेना केवा है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट पल्मोनरी है। ये सभी आपके इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। फिर जो आपका प्योर ब्लड है वो लेफ्ट साइड से आता है, जो कि आपकी राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और एरोट्रा दोनों ये काम करते हैं। फिर उसके बाद हार्ट स्ट्रक्चर में जो आपकी 3 मेन लेयर होती हैं जो वर्क करती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है वो आउटर मोस्ट होती है, मायोकार्डियम मिडिल में होती है और एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है। यानी कि सबसे अंदर जो हृदय की सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं, और सबसे बाहर की जो आपकी है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि इसकी लेयर कौन सी होती है तो कार्डियम इसकी लेयर होती है। ये कार्डियम टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। जो आपका हृदय है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर हो सकती है। इंचेस में बात करें तो 5/3.5 इंचेस होती है। प्रतिदिन संपूर्ण शरीर में लगभग 5,000 से लेकर 7,500 लीटर तक ब्लड पंप किया जाता है। जो इनकी हार्ट की साउंड है वो लब डब होती है। तो इस तरीके से यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना कार्डियक साइकिल, जिसमें ब्लड को कहाँ से कैसे लिया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको जो टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरने में इशू आ रहा है उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी श्योरली विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है कि मैं पर्टिकुलरली उस पर एक वीडियो बना पाऊँ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, वहाँ आपको वीडियो हम ज़रूर अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक तरीके से हमें मोटिवेशन देता है, हम आपके लिए पॉजिटिवली वर्क कर पाएँ। बाकी जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि मैं नोट्स आपको सेल कर दूं या फिर आपको इन PDF फॉर्म प्रोवाइड कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने वो मुर्गी और अंडे वाली स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि आप
मुर्गी को लें और काट लें और सारे अंडे ले लें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी मटेरियल है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत अच्छा है 100% इसी में से पेपर आएगा, बट काफ़ी कुछ है जो मैं एक साथ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि कोई चीज़ होती है जो मैं समझाने से आपको बता सकती हूँ, कुछ चीज़ें आपकी रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, और कुछ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट जहाँ से जैसे मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया और ख़त्म हो गया। ये चीज़ डे बाय डे लर्निंग की होती है, जो मैं आपके लिए डेली जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जो नोट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें, ताकि आप तक अच्छे से अच्छे पहुँच सकें और आप अपने गोल को अचीव कर पाए। बेसिकली यही अभी तक का गोल है मेरा, कि आपकी जो भी नॉलेज है उसको एनहेंस करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, आपको रिलेट कर पाएँ, अच्छे स्कीमाज को डेवलप करें और अपने एम को अचीव करें। तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। आप अगर विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।